भारत दुनिया के सबसे ज्यादा असामान्य देशों में से एक बन गया है। अभी हाल ही में आई वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अमीर लोगों और बाकी आबादी के बीच खाई लगातार बढ़ती जा रही है। 1% लोगों के पास इस देश का 40% संपत्ति, 50% आबादी के पास 6.5% संपत्ति भी नहीं, लगभग 90-10 का आंकड़ा बन गया है। और वहीं दूसरी तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि वो 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और बहुत जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बजाओ ताली मोदी जी का भाषण सुनते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जब आप सुनते होंगे तो आपको भी खुशी होती होगी, और किसी भी सच्चे भारतीय को इस बात से खुश होना चाहिए कि आपके देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार ये कह रही है, सरकार ये दावा कर रही है कि आईएमएफ से लेकर के वर्ल्ड बैंक उनकी रिपोर्ट जब उनके फेवर में आती है तो कैसे उसकी तारीफ करते हैं कि देश के नौजवानों तुम्हें नौकरी मिलने वाली है, देश के गरीबों तुम्हें अमीरी मिलने वाली है, देश के बेघरों तुम्हें घर मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या सब्ज बाग दिखाते हैं, इसे भी सुनिए। हाल ही में आईएमएफ ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इस विश्वास के, इस ग्रोथ के कई पहलू हैं, और सबसे बड़ा पहलू यह है कि आने वाले दिनों में हर सेक्टर में नौकरियों में बढ़ोतरी होगी, रोजगार बढ़ेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जब रिपोर्ट आएगी तो इस पर देश में चर्चा नहीं होगी, क्योंकि वंदे मातरम है ना मुद्दा चर्चा के लिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से लेकर के आज वंदे मातरम, जनगण मन गलत की वंदे मातरम सही, मनुस्मृति सही की संविधान गलत, इन सब पर उलझे रही है। बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनने जा रही है और हिंदुओं तुम्हें इस बात की चिंता भी नहीं, तुम्हारी आबादी घटने वाली है, अरे एक हो जाओ वरना हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। पूरे देश में चर्चा इन्हीं सब पर होती रहेगी। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट कौन पढ़ेगा, कौन जाकर खोजेगा कि गरीब अमीर की खाई में नई बढ़ोतरी क्या हो रही है, गरीब कितने संख्या में है और अमीर कौन लोग हैं, इस पर किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। अब जरा एक विश्लेषण जरा देखिए कि इस इनइक्वालिटी रिपोर्ट का मतलब क्या है। क्या आपको पता नहीं है कि इस देश में 2014 के पहले कर्जा कितना था और आज पिछले 10-12 साल में इस देश में 2.5 गुना से ज्यादा कर्जा बढ़ गया। यानी देश पर कर्जा सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी कि उस सब्ज बाग में खुश रहिए कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कर्जा बढ़ रहा है। जैसे ये जब कर्जे वाली बात आती है तो मुझे किसानों की याद आ जाती है। देश के प्रधानमंत्री ने 2022 के पहले वादा किया था कि 2022 तक हम हर व्यक्ति, हर किसान के लागत का 1.5 गुना उन्हें मुनाफा कमाएंगे, कर्जा उर्जा खत्म हो जाएगा, कर्जा आधा हो जाएगा। और जब रिपोर्ट आई 1-1.5 साल पहले तो पता चला कि उन किसानों पर कर्जा जो 24, 25, 30 के आसपास था वो 70 पहुंच गया। रेशियो 3 गुना, लगभग 2.5 गुना बढ़ गया। और बाकी किसानों की क्या हाल है, आंदोलन कर रहे हैं कि फैक्ट्री मत लगाओ, पीने का पानी गंदा हो जाएगा। तो कहीं ये आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं कि जमीन मत छीनो हमारी, ये जमीन छिन जाएगी तो हम जाएंगे कहां। और कारपोरेट पूंजीपति दोस्तों को फैक्ट्री लगाने के नाम पर आप हमें बेदखल कर दोगे तो हमारे बच्चे मजदूर बन जाएंगे, जिन्हें कभी भी कोई मालिक किसी भी सैलरी पर, कितनी भी अमानवीय स्थिति में काम कराएगा। आपके पास मौका कहां है इन सब पर विचार करने का। फिर भी हमारी कोशिश है कि जरा वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को समझ लीजिए। कुछ दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस देश को डेड इकोनॉमी कहा और राहुल गांधी ने उससे सहमति जताते हुए अपना बयान दे दिया, तो पूरी भाजपा की ट्रोल आर्मी राहुल गांधी, डोनाल्ड ट्रंप सबको देश विरोधी क्या क्या साबित करने में लग गए थे। और उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तो चांद पर जाने वाली है, ये गलत बोल रहा है विपक्ष। फिर क्या हुआ, खबर गांव के एक आर्टिकल से समझते हैं। छोड़ दीजिए डोनाल्ड ट्रंप को, उसने 25% टैरिफ लगाने की बात की, फिर आप पुतिन को बुलाए, सब कुछ किया। राहुल गांधी को भी छोड़ दीजिए, जब उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 10 साल में अर्थव्यवस्था को मार दिया है, ट्रंप की बात का समर्थन करते हुए कहा कि हाँ ये सही है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री को छोड़कर यह बात सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। राहुल गांधी का ये वाला बयान सुन लीजिए।
आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किए। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? राहुल गांधी के इस बयान को सुनने के बाद जरा लेटेस्ट जो आई है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, इसका एक निचोड़ समझ लीजिए। 2026 की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के मुताबिक 1% अमीरों के पास 40% संपत्ति है और शीर्ष 10% एक तरफ है जो 50% आबादी का हिस्सा लिए हुए है। धन का बंटवारा इस कदर है कि शीर्ष 10% बनाम 50% आबादी, यानी सबसे अमीर 10% लोगों के पास 65% संपत्ति है इस देश की, और निचली 50% आबादी के पास मात्र 6.4% है। आय की खाई को समझाती हुई रिपोर्ट बता रही है कि राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा 10% ऊपर के लोगों को मिलता है और इसके ठीक उल्टे देश की निचली 50% आबादी को आय का केवल 15% मिलता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसत प्रति व्यक्ति सालाना आय लगभग 6200 यूरो और औसत संपत्ति लगभग 28,000 यूरो पीपी के हिसाब से, और महिलाओं की कामकाज में भागीदारी बहुत कम है। सिर्फ 15.7% महिलाएं नौकरी या कामकाज में शामिल हैं। पिछले 10 साल में इसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ है और यह रिपोर्ट बताती है कि 1980 में भारत की बड़ी आबादी मध्य वर्ग में थी, यानी मिडिल में थी, और जो अब यह आबादी नीचे के 50% में खिसक गई है। 2014 से 2024 के बीच टॉप 10% और नीचे के 50% के बीच आय का अंतर बढ़ा है। यह अंतर 38% से बढ़कर 38.2% हो गया। वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड अपनी एक रिपोर्ट में यह साझा कर रहा है कि जो पैसा है वो केवल उच्च जातियों के पास है, यानी जो अमीर हैं वो कौन लोग हैं, जरा बिजनेस स्टैंडर्ड की इस रिपोर्ट से समझ लीजिए। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि अरबपतियों की संपत्ति का लगभग 90% हिस्सा केवल उच्च जातियों के पास है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की हालिया रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था भारत में कर, न्याय और धन पुनर्वितरण की दिशा में, इसमें बताया गया है कि भारत में व्याप्त गंभीर असमानता है। अरबपतियों की 88.4% संपत्ति पर उच्च जातियों का कब्जा है। इसके विपरीत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST मिलकर भारत के कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उद्यमी मालिकों में उनका प्रतिनिधित्व अनुपातहीन रूप से कम है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो 1% लोग हैं जिनके पास 40% संपत्ति का कब्जा है, उनमें से जो 1% है उनमें से 90% केवल अपर कास्ट हैं। बाकी शूद्र जो हैं SC ST OBC वो अरबपति है ही नहीं। वो कहां हैं? खबर गांव की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने देश को समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 145 करोड़ के भारत को 3 हिस्से में बांट लीजिए। इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3। पहले में 14 करोड़ लोग हैं और 14 करोड़ लोगों की प्रति व्यक्ति आय 15,000 रुपए है, यानी हर साल अब 13 लाख रुपए ये लोग कमाते हैं। और भारत में खपत का 2/3 खर्च यानी 14 करोड़ यही खर्च करते हैं। जैसे देश की आबादी 100 है तो ये लोग 10 हैं और खपत 100 रुपए में से 66 रुपए करते हैं। दूसरा भारत वो है जिसमें 30 करोड़ लोग हैं और इनकी आय $3,000 प्रति वर्ष है, यानी 30 करोड़ ये लोग देश की खपत का 1/3 खर्च करते हैं और 100 करोड़ भारतीय तीसरे भारत में रहते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1,000 सालाना है। यह अफ्रीका के गरीब देशों की आमदनी जैसी है। इंडस वैली रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इस आबादी के पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। यह लोग बस खा कमा रहे हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि अपने लिए कुल कर खर्च कर सकें और अपने लिए घर बना सकें। और यही रिपोर्ट बताती है कि 84 करोड़ लोगों को भारत सरकार 5 किलो अनाज दे रही है ताकि चूल्हा तो जले, पेट तो भरे। इसका मतलब 100 करोड़ भारत की आबादी ऐसी है जिसको गरीबी की खाई में झोंक दिया गया है। वो केवल पेट भर रहे हैं। उनको नहीं चिंता कि वंदे मातरम पर 150 साल बाद उनके संसद में क्या बहस हुई। उनको नहीं पता कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है वोटों की या डकैती कर रहा है। उनको नहीं पता कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री की बात को सही माने या विपक्ष ही सारे गुनाहों का दोषी है। उनको नहीं पता कि इस देश में गरीबी अमीरी के बीच खाई में उनका हिस्सा कौन खा रहा है।
क्योंकि उनके लिए हिंदू मुसलमान की बहस, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, ये वो, जागो जागो हिंदुओं, ये हिंदू राष्ट्र बना दो, ये वाली बहसें तैयार है। इसलिए इस देश में सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि इस तरह की सूचनाएं किसी को नहीं समझ में आती। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे कि जो गरीब आदमी होता था, प्रजा है, कमजोर है, उसको कमजोर प्रजा को कहीं यह ना महसूस हो जाए कि मेरी कमजोरी, मेरी गरीबी, मेरी बेबसी, मेरी लाचारी का कारण राजा और उसका टैक्स तो नहीं। तो राजा अपने दरबार में कुछ लोगों को बिठाए रहता था, वो जाकर उसको समझाते थे कि तुम गरीब इसलिए पैदा हुए क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने पाप किया था। फिर वो व्यक्ति चुप हो जाएगा, किसी अनुष्ठान में, अंधविश्वास में शामिल हो जाएगा कि इस जन्म में जो जो गलत हो रहा है मेरे साथ, उसका दोषी कौन है? मैं खुद हूं। फिर वो किसी भी सत्ता से सवाल करना भूल जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके इस हालात का दोषी सत्ता और उसकी गलत नीतियां हैं। राजा चले गए, प्रजा जनता बन गई, राजा नेता बन गए, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान तो लागू हो गया और जनता को यह समझ में आने लगा कि अब नए भारत में उनको सवाल करने का अधिकार है। फिर जो शासक था वो राजा बनने लगा, उसने भटका दिया। 100 करोड़ आबादी आज हैंड टू माउथ है। क्या मजाल कि कोई एक सवाल कर दे कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये है। और आंकड़ों में कोई दिलचस्पी किसी को नहीं, क्योंकि शिक्षा तो वैसे ही बर्बाद है, खत्म है कहानी पढ़ाई लिखाई की। अनपढ़ों की भीड़ तैयार है, उसके लिए मोदी का, अमित शाह का भाषण तैयार है, और जो उनसे बच जाएंगे उनके लिए कथावाचकों की पूरी टोली तैयार है, पूरे देश में घूम रही है, लाखों लाख लोगों के साथ वो कथा करते हैं और अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो विवेक कहां बचेगा? कैसे सोचेंगे कि ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट क्या है, इकोनॉमिक डेफिसिट क्या है, और कैसे हमारे रोजमर्रा के जीवन पर उसका असर पड़ता है? वो दोषी कहेगा मैं ही हूं। यही बीजेपी वाले कुछ दिन पहले कह रहे थे ना कि बॉर्डर पर, सीमा पर जवान शहीद हो रहा है और तुम्हें रोटी की नौकरी की पड़ी है। अब तो वो भी खत्म है साहब, अब नहीं चल रहा। अब तो ये हिंदू खतरे में है और तुम कह रहे हो कि गरीब हो, तुम बीमार हो, तुम अस्पताल में तुमको दवाई चाहिए, तुम्हारे बच्चे को निःशुल्क पढ़ाई चाहिए, तुम चुप रहो। देखो मुसलमानों की आबादी बढ़ने वाली, कब्जा कर लेंगे, गजवाए हिंद से डरो, आओ भगवाए हिंद बनाते हैं। इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। एक अर्थशास्त्री का एक छोटा सा हिस्सा एक इंटरव्यू का सुनवा देता हूं। वो कह रहा है कि कैसे इस देश की हुकूमत इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। ये भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आईएमएफ ने साफ साफ ये कहा है कि भारत का जो जीडीपी कैलकुलेट करने का जो मेथोडोलॉजी है उसमें कई खामियां हैं। एक हमारी ब्रांडिंग रही है कि भाई सारी दुनिया में भले ग्रोथ इतनी उम्दा ना हो और भारत में फिर भी 6.5-7% रहती है और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इस वाले ऐसे जो हमारे जो ब्रांडिंग है इसको झटका लगा है। हिंदुस्तान को सी ग्रेड में जाना एक अच्छी बात नहीं है। एक मेरे हिसाब से एक दुखद बात है। आउटपुट कुछ दिखाता है और खर्चा कुछ दिखाता है, आमदनी कुछ दिखा रहा है, खर्चा कुछ और दिख रहा है। मैं ये कहूंगा कि ये सरकार पिछले जो 5-6 सालों में मैंने देखा है ये आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। इनको जब जो आंकड़े पसंद नहीं आते उसको किसी तरह तोड़ने मरोड़ने की इन्होंने प्रक्रिया बना रखी है। अब ये वीडियो उनके लिए है जिनमें थोड़ी भी समझदारी बची है, कोई अंधभक्ति का चश्मा नहीं है, वो समझना सोचना चाहते हैं तो वो देखें, और अगर बाकी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं तो इस तरह की रिपोर्ट को फैला दें, लोगों तक वीडियो शेयर करें। बाकी अगर आप अंधभक्त हैं तो सारी गलती नेहरू की मान करके अच्छी नींद लें। अगला कोई इवेंट किसी कथावाचक का आपके पड़ोस में होने वाला है, जाएं SC ST OBC, अरबपति में तो SC ST OBC है नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने में पीछे न रह जाना, जाकर वहां दान दो, दक्षिणा दो, अगला जन्म सुधारो, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करो। बाकी जो थोड़े गरीब कम हैं, ये जो अनपढ़ गरीब हैं, बीमार हैं, बेकार हैं, वो बेचारे कथा सुनने जा रहे हैं। जो थोड़े समझदार हैं उनको सारी गलती नेहरू में दिखाई दे रही। जिनका पेट भरा है उनके लिए तो कोई कहीं दिक्कत है ही नहीं। पता नहीं कौन इस सब को समझेगा और इस सब से बचाएगा। आपके पास कोई जवाब हो तो नीचे प्रतिक्रिया आपने दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी तो जिम्मेदारी है कि सच कहें और आपको बताते रहें। अगर आपको ये बात पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा, वीडियो को शेयर करिए ताकि अंधेरे में भी ज्ञान की, तर्क की, वैज्ञानिक सोच की, सच की रोशनी जलती रहे।
घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो मैं तक तो हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।